जी, सभी बच्चे आईटी और मेडिकल के लिए बने ही नहीं हैं। पहली बात तो ये है। बंसल सर इज लाइक गॉड फॉर मी, राइट? जैसे बंसल क्लासेस 2.0 वर्जन, राइट? वी बिलीव कि हम उसी का एक तरह से नेक्स्ट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। वो सिंपली बस सस्ता सस्ता है, हमारा सस्ता है। बच्चों को सिर्फ सस्ते से नहीं चाहिए, जरूरत है। आप सोचिए, क्लास में चश्मा लगा के आ जाते हैं, क्लास में काला चश्मा लगा के क्या मिलता है? ये क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? ये क्या कल्चर है? आप सोचिए, द बेस्ट थिंग यू गेट एट आईआईटीज इज एक्सपोजर। दूसरा, आपको करियर का पता होता है कि यार करियर तो मेरा ठीक ही रहेगा, एटलीस्ट मेरी जॉब तो ठीक ठाक लगी जाएगी। तो आप सो हाय गाइस, माय नेम इज नमन पलिवाल एंड आपका हार्दिक स्वागत है लेजेंड्स ऑफ कोटा में। और बहुत ही हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ एटीपी स्टार के फाउंडर एंड सीईओ प्रेजेंट है विनीत खत्री सर, जिनको इंट्रोडक्शन की शायद कोई नीड नहीं है और बहुत नाम है, बहुत फेम है इनके पास। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही। तो सर, मैंने एक बहुत छोटा इंट्रो दिया है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा लेजेंड्स ऑफ कोटा के बारे में। ये एक ऐसा हमने शो पहली बार कोटा में पॉडकास्ट शुरू किया है जिसमें हमारे कोटा के जितने भी लेजेंड्स हैं, लाइक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो भी फाउंडर्स हैं, उन सबको हम प्लेटफॉर्म दिया है तो अपनी कहानी बच्चों को बताएं और कोटा के नहीं पूरे इंडिया के बच्चों को मोटिवेट करें। ओके। तो सर, सबसे पहला आपसे रहेगा कि आप अपने बारे में बताइए बच्चों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर शो। Thank you. एंड आप ये बहुत ही अच्छी चीज कर रहे हैं कि बच्चों तक वो मैसेज जो है वो पहुंचा रहे हैं कि असल में ये जो जिन लोगों ने भी बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनका पर्पस है, वो बच्चों तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी होता है जी। तो यार, अपने बारे में तो आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ जिन बच्चों को बाय द वे नहीं भी पता है। तो 2006 में मैंने आईआईटी क्लियर किया था। ओके। फिर 2010 में बीटेक किया था आईआईटी रुड़की से। एंड आफ्टर दैट ही मैं इसी फील्ड में आ गया था क्योंकि मुझे पढ़ाने में काफी इंटरेस्ट था। कॉलेज टाइम में भी मैंने काफी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, हेल्प किया था, तो मुझे काफी मजा आया था कि यार इसी को अगर प्रोफेशन बनाया जाए तो बड़ा मजा आएगा, फन भी रहेगा, पढ़ाने में मजा भी आएगा और इसी को प्रोफेशन बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, देन आई केम टू कोटा, सालों साल यहाँ पढ़ाया, टॉप बैचेस लिए। तो पिछले ये मान लीजिए इतने साल, अब तो 12-13 साल हो गए टोटल जी। पर इतने सालों में लाखों स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी पढ़ाए और 10,000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पर्सनली पढ़ाए। तो उसमें बहुत प्यार मिला बच्चों का, बहुत मजा भी आया। आई रियली एंजॉय द टीचिंग, दैट्स द थिंग। तो फंडामेंटल बात ऐसी हुई कि जब मैंने कोटा में ही देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हर बैच में अच्छे टीचर्स नहीं मिलते थे। मैंने देखा यार, कोटा में बच्चा लाखों रुपए स्पेंड कर रहा है, फिर भी उसको बेस्ट कंटेंट हर जगह मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगा यार, अगर ये चीज ऑनलाइन हो जाए तो मजा आ जाए, यानी ऑनलाइन बच्चों को वो भी सस्ते में मिल जाए, वही क्वालिटी। तो बेसिक उस बेसिस पे मतलब मैंने एटीपी के बारे में सोचा, एटीपी स्टार के बारे में सोचा कि यार ऐसा कुछ करते हैं। तो इट स्टार्टेड विद कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी यूट्यूब चैनल तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली है। तो 2016 में स्टार्ट किया चैनल, यूट्यूब चैनल। एंड हमारा वन ऑफ द फॉरमोस्ट चैनल ही था उस समय पे जो स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहला ही था। हाँ। जिसने कोटा लेवल का जो एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया और आज भी करते हैं। और हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं, यानी मेन देखिए, सिर्फ पैसे का बात भी नहीं रहता, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की बात भी नहीं रहती, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत अवेलेबल है, फ्री में है बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है क्वालिटी। अगर कंटेंट से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, रैंक नहीं आती, तो उसका फायदा क्या? तो फिर बच्चों का प्यार मिलता रहा। 2017 तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। उस मतलब लाइक इट्स बीन 5 years नाउ। अब छठा साल शुरू हो गया है इस चीज में। चैनल को तो स्टार्ट हुए 7-8 साल हो गए। ओके। धीरे धीरे बच्चों का प्यार बढ़ता गया, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते गए। फिर हमने साथ साथ मेरा जॉब चल रहा था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम मैंने एटीपी को दिया। आज हम ऑफलाइन अगर बात करें तो ऑफलाइन हम लोग बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही यहाँ लेते हैं, क्योंकि हमारा फंडा ऐसा है। डिफरेंस अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कोचिंग तो बहुत सारे चलते हैं बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस फंडा ये है कि हम स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन एंड गाइडेंस में बिलीव रखते हैं कि हर स्टूडेंट जो कोटा है उसका हक है कि उसको सही गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि भीड़ बहुत होती है और बच्चा भीड़ में ना गायब सा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करने वाले हैं और करते भी हैं ऑलरेडी, है ना। और उनको हम सिलेक्शन का भी प्रॉमिस देते हैं कि अगर वो यहाँ पे ठीक से पढ़ाई करता है सारी क्लासेस करता है और टेस्ट प्रॉपर देता है, तो हम उसको आइडिया देते हैं कि भाई तेरे को ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो उस पूरे प्रोसेस में एक तो हम उसको कॉलेज का आइडिया दे देते हैं पहले से ही। मैं खुद गाइडेंस सेशन लेता हूँ यहाँ पे। मैं आपको बताऊं तो एवरी वीक सैटरडे को एक सेशन होता है जिसमें बच्चे आते हैं और पर्सनली 1-on-1 मुझसे टाइम लेते हैं। और ये फैसिलिटी कोटा में मतलब किसी भी फाउंडर या किसी उस लेवल पे तो सोचिए, इवन टीचर्स की फैसिलिटी भी बच्चों को ऐसी नहीं मिलती कि अलग से गाइडेंस करें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, जो हमारी अप्रोच में है।
तो हम हर बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स हमें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है उनको पहले से ही बता देते हैं कि बेटा तू कुछ और कर सकता है जी। तो को आईआईटी या नीट ही करने की जरूरत नहीं है। तो जबरदस्ती भेड़ चाल से बचना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। एटीपी स्टार स्टैंड फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन मिले, यही पर्पस है। जो भी यहाँ आए वो कुछ करके निकले, चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, ये है। तो सर ये तो एटीपी स्टार की बात हो गई, बट अभी तक जो बच्चों को नहीं पता वो मैं आपसे पूछूंगा, आपका चाइल्डहुड कैसा था, बचपन स्कूल वगैरह आपका कैसा था, कैसे थे आप बचपन में? हाँ, ये चीजें नॉर्मली थैंक यू सो मच, आपने पूछा। बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें, मतलब बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने पहले पूछा, नहीं पॉडकास्ट तो कई सारे हुए जी। कि पहले की जर्नी क्या थी, आईआईटी से पहले का क्या था। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, और उनका जो जॉब था वो पहले दिल्ली में था। एक ICAR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां पे पापा अकाउंट्स में थे एंड देन मैनेजमेंट में थे बेसिकली। फिर पापा की प्रमोशन हुई, फिर हम हिसार में पहुंच गए। तो बेसिकली आई वाज बोर्न इन दिल्ली। दिल्ली में हमारा जो हाउस होल्ड है वो बिल्कुल, ये मान लीजिए, मिडिल क्लास टाइप का हाउस होल्ड था। नाउ फॉर्चुनेटली हम उससे थोड़ा ऊपर निकल गए अब, विद गॉड्स ग्रेस, राइट। तो वहां पे फिर कैंपस में हम रहते थे हिसार में, हरियाणा में। तो देयर वाज अ इंस्टीट्यूट नोन एज CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, हिंदी में भैंस फार्म था जी। है ना, बहुत सारी भैंसें थी वहां पे। तो वहां पे हम लोग रहते थे, और वहाँ बहुत अच्छा माहौल मिला हमें, पढ़ाई का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। इवन पापा मम्मी का वहां जाने का पर्पस ही ये था कि भाई बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, गाइडेंस मिले। वो मार्गदर्शन वहां दिल्ली में हम जिस एरिया में रहते थे वहां नहीं था उतना, उस समय पे एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वहां मैंने पढ़ाई की क्लास 3rd से लेके 12th तक। फिर पहले अटेम्प्ट में आईआईटी में नहीं हुआ, देन आई केम टू कोटा। फिर मैं 1 साल कोटा आया, बंसल क्लासेस में पढ़ा मैं, और आई वॉज वेरी हाईली फॉर्चुनेट कि जो हमारे बंसल सर हैं उनसे मैं खुद पढ़ा हूँ, अच्छा है ना, उनसे पढ़ा हुआ हूँ मैं। और तो उनका मार्गदर्शन मिला। इवन जब मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाया, मैंने बाद में टॉप बैचेस वहां पे लिए मैंने, तब उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की गाइडेंस में मैंने पढ़ाया। तो पढ़ाने का भी मौका मिला उनके साथ और पढ़ने का भी। तो कोटा को एंड टू एंड काफी देखा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2006 में आई गॉट इनटू आईआईटी की स्कूलिंग वहीं पे हुई थी, मेनली हिसार में, मैंने आपको बताया। और स्कूलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 8th तक 7th तक मैं काफी एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन बाद में अगेन मुझे अच्छे टीचर्स मिले, मुझे गाइडेंस मिली, जिसकी हेल्प से मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज हुआ। तो मुझे तब समझ में आया कि गाइडेंस जो होती है, मार्गदर्शन जो होता है, वो कितना जरूरी होता है। एक बंदा अपना पोटेंशियल अंदर सभी के होता है, बिल्कुल, वो रियलाइज ही नहीं कर पाता, लेकिन जो गुरु होता है ना, जो टीचर होता है, वो आपको दिखाता है आईना कि यार बेटा तू क्या कर सकता है, तेरे में क्या दम है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाया। मेरा मैथमेटिक्स काफी वीक था, है ना, काफी कमजोर था। 7th क्लास में एक हमारे सर आए थे, वो आर्मी से रिटायर्ड टाइप से थे, और उनका नाम भी खतरनाक था, अतर सिंह सर नाम था, अतर सिंह। तो वो काफी सॉलिड से सर थे। उन्होंने लगभग क्लास में से 20 बच्चों को फेल कर दिया मैथ्स में, और मैं खुद भी उनमें से एक था। अब पेरेंट्स भी हैरान, सभी हैरान, मैं भी हैरान था कि छोटा सा बच्चा 7th में ही फेल हो गया, आगे क्या करेगा ये जिंदगी में। तो फिर लेकिन सर ने बहुत ही टफ पेपर बनाया था, और जान करके उन्होंने फेल किया था कि अगर ये अभी सीख जाएंगे तो जिंदगी में आगे कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो उन्होंने सही समय पे उस समय फेलियर दिया, तो हम कॉन्शियस हो गए, हमने मेहनत की। अगर वो मार्क्स दे सकते थे हाँ। अब समझ में आता है, उस समय समझ में नहीं आता। उस समय हम बहुत बुराइयां करते थे सर की, अरे यार सर ने तो फेल कर दिया, ये कर दिया। अब समझ में आता है, रिस्पेक्ट बाद में। गुरु के एक्शन उस समय समझ में नहीं आते, बाद में समझ में आते हैं कि वो बच्चे के लिए क्या करता है। तो इट्स लाइक, तो वहां से फिर काफी चेंजेस आए। मैथमेटिक्स मैंने काफी इंप्रूव किया, और फिर आई बिकेम लाइक गुड स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट। 8th 9th एकदम गेम चेंज हो गया। फिर संगति का असर दूसरा मैं बताऊंगा। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। उस समय हिसार से कुछ ऐसे लोग निकले थे आईआईटी में जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 आया था, और भी कई अच्छी अच्छी रैंक्स आई थी। तो उनसे भी मोटिवेशन मिला। यानी अगला प्रभाव मैं बताना चाहूंगा वो संगत का होता है, एनवायरनमेंट का होता है। किसी बंदे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, मुझे मिला, उस कारण मेरा थॉट प्रोसेस बना कि यार मैं भी आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल, पेपर में, मैं न्यूज़पेपर में देखता था आईआईटी का पेपर का, मैं देखता था कि आईआईटी के बारे में बोलते हैं कि ये वर्ल्ड का या इंडिया का तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। और उस समय कोचिंग्स भी होती थी ऑब्वियसली, और मेरे को तब एक मन भी जागा कि यार ऐसी क्या चीज है जो बच्चे सब लोग इतना पागल हैं इसके लिए और इतना टफेस्ट बताते हैं। तो मुझे जील आया, मुझे पढ़ने में मजा आता था, पर अलॉन्ग विद मुझे चैलेंजिंग लगा कि यार इतनी चैलेंजिंग चीज है, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना मजा आएगा। तो उस कारण आईआईटी ये पैशन अंदर से बहुत जग गया। तो मार्गदर्शन मिलना, टीचर्स मिलना, एनवायरनमेंट मिलना, ये सारे फैक्टर मिलके आपको बनाते हैं। तो हम खुद
हमारा काम होता है कि हम कर जाएं, लेकिन हमारे अलावा बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, एनवायरनमेंट का योगदान होता है कि हम कुछ कर जाते हैं आगे जाके लाइफ में। तो वही बोलना चाहूँगा। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो कोचिंग जर्नी आपने बताया आप 1 साल कोटा में, तो वो कैसे निकली, कैसे टीचर्स मिले, कैसे पढ़ाई? वो जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी। वैसे वही बात बोली जाती है, अंत भला तो सब भला। अब उसमें जर्नी रोलर कोस्टर थी। पहले मैं इसमें किसी से प्रॉपर शेयर नहीं किया, काफी कुछ है बताने को, पर मैं बेसिक में बताऊंगा। पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, तलवंडी में रहता था मैं पहले। लेकिन वहां पे वो फ्रेंड जो मेरा था, वो काफी क्लोज फ्रेंड है आज भी, वो रेजिडेंस में पढ़ता था, मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था। अब बंसल वाले बच्चे थोड़े सुपीरियर मानते थे अपने आप को, तो रेजोनेंस वाले वहां पे उसके फ्रेंड्स आते रहते, तो मैं डिस्ट्रैक्ट भी होता था, थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब भी होती थी। फिर मैं विज्ञान नगर आया फाइनली, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स विज्ञान नगर में रहते थे और विज्ञान नगर में ही बंसल क्लासेस था। तो वहां पे मैंने सिंगल रूम लिया और मैंने काफी फोकस से पढ़ाई की। ऑब्वियसली बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन कई गलतियां भी मैंने की, डिस्ट्रैक्शन भी हुआ, है ना। बीच में मुझे किसी पे क्रश भी हो गया था उस समय पे, है ना। और कुछ समय के लिए भटक गया था मैं, 2-3 टेस्ट मेरे अच्छे नहीं गए थे, मार्क्स कम आ गए थे। तो फिर मुझे दोबारा से फील हुआ कि यार ये तो गलत है, मतलब जिस लक्ष्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो अगर मैंने नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया, उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म थिंकिंग, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बीच में सेटबैक भी आए, उसमें मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। फॉर्चुनेटली भगवान का साथ लगातार रहा, और उसके बाद फिर आईआईटी का एग्जाम हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शंस भी काफी थे, हर तरह के फ्रेंड्स मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो लाइक कोटा में ही बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, तो हम भी थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली इतने नहीं हुए कि मामला बिगड़ ही जाए। तो मेहनत भी बहुत करते थे, रात रात भर पढ़ते भी थे। आईआईटीज के बारे में, कैंपसेस के बारे में हम डिस्कस करते थे बहुत बार कि यार कैसी लाइफ रहेगी, कौन सी ब्रांच लेंगे, प्लेसमेंट कैसा होगा, इस तरह के बहुत सारी डिस्कशंस होते रहते थे। तो इट वाज फन, इट वाज इंस्पिरेशनल। मार्क्स में जब कमी आ जाती थी तो दुखी बहुत हो जाते थे, गिर के उठना पड़ता था बार बार, बट कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि हमें करना ही है। वो अप्रोच होती थी, जील होती थी कि यार देयर इज नो ऑप्शन बट टू डू इट। सो वो पैशन, जज्बा बहुत अमेजिंग था। आई थिंक मैं वही मानता हूँ कि ज्यादातर लोगों में इन जनरल जो करते हैं आईआईटीज वगैरह, और वो उनमें पैशन, जस्ट डू इट वाला या दे हैव टू डू इट वाला एटीट्यूड रहता है। तो वो था, और प्लस लक भी मानता हूं मैं कि इसमें गॉड्स ग्रेस होता है। देयर आर मेनी पीपल जो कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद अचीव नहीं कर पाते, इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो वहां से फिर फाइनली आई गॉट इनटू आईआईटी, तो हो गया, मतलब थैंक यू भगवान। सही बात। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आपने बताया बंसल सर से आप पढ़े भी हैं, उनके गाइडेंस में आपने पढ़ाया भी है, तो आपका क्या नजरिया बंसल सर को लेकर, कोटा को लेकर? बंसल सर इज लाइक गॉड फॉर मी, राइट। गुरु इज लाइक गॉड ओनली। उनसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ। ऑनेस्टली बताऊं तो मैथमेटिक्स के अलावा मैं लाइफ के बारे में उनसे जाना हूँ ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स तो मेनली मैंने खुद से तैयारी कर लिया था काफी अच्छे से, है ना। उनसे तो मैं लाइफ के बारे में बहुत जाना हूँ कि यार एक बंदा जो जिंदगी में इतना सफरिंग उनको मिली थी और मिली भी, उन्होंने अपने पाँव या नीचे वाला पूरा पोर्शन उनका काम करना बंद कर गया था सर का, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और किस पैशन से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया। आज कोटा जो भी है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो एक बंदा कहां से कहां पहुंच सकता है, हम अपनी लिमिट्स को खुद ही डिफाइन करते हैं। हम छोटे से, आज के बच्चों में क्या होता है, कुछ छोटा सा सेटबैक आ जाए डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। सोच के देखिए, उन बंदे ने अपना पूरा बॉडी वाला पूरा पोर्शन, उनको डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ साल तक ही जिंदा रह पाएंगे वो, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, लगातार लगे रहे, सालों साल तक फाइट किया। अब जाके उनका स्वर्गवास हुआ है, और आज भी उनकी बॉडी ही गई है, सोल तो यहीं पे ही लगती है, कोटा में है। तो दूसरा उनका एकेडमिक जो पढ़ाने का तरीका था, खासतौर पर उनका जो बच्चों के लिए कंसर्न था, ही वाज ऑलवेज गाइडिंग स्टूडेंट्स, ऑलवेज गाइडिंग स्टूडेंट्स, ऑलवेज गाइडिंग एवरीबडी। और बहुत दिल से सोचते थे कि कैसे बच्चों का, या किसी का भी बच्चों का, फैकल्टीज का कैसे उद्धार हो, कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। जैसे हम पढ़ाते थे, तो पढ़ाते हुए भी बंसल क्लासेस में कई बार हमारे वो मीटिंग लेते थे, या कई बार तो जो बातें बताते थे वो बहुत मीनिंगफुल होती थी, बहुत सिंपल होती थी, पर बहुत मीनिंगफुल होती थी। जैसे एक बात थी छोटी सी जो उन्होंने बोली थी, बहुत सारी बातें, पर एक बोला था कि बच्चों को हमेशा अगली क्लास के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि होमवर्क देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बहुत डीप है कि अगर होमवर्क दोगे तो बच्चा एंगेज रहेगा, उसके दिमाग में खाली दिमाग शैतान का घर नहीं रहेगा, फोकस रहेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वो हमें गाइड करते रहते थे। तो उनसे मैंने एक अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं, बच्चों को रियल में शिक्षा देनी है अच्छी, तो किस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए एकेडमिक्स के लिए, किस तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो उन्होंने दिया।
तो आई थिंक उनका योगदान कोटा के लिए भी बहुत अमेजिंग है, मेरे लिए पर्सनली भी बहुत ज्यादा है। इवन एटीपी स्टार एक तरह से उनका ही अंश मैं मानता हूँ, चाहे जो भी है, लेकिन आज मैं यही मानता हूँ कि आज जो भी हम कर रहे हैं, वी फील लाइक यू कैन से बंसल क्लासेस 2.0 वर्जन, राइट। वी बिलीव कि हम उसी का एक तरह से नेक्स्ट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, क्योंकि बंसल सर एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम लेकर आए जिससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए, लेकिन उसमें एक छोटा सा फ्लॉ था जो हमें इंप्रूव करना था। उनका जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, ये क्रिटिकल बात भी मैं बोलूंगा कि वो ज्यादातर टॉपर्स के लिए था, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए था जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। हमने उस सिस्टम को ऐसा बनाया है कि चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे कैसा भी स्टूडेंट आए, उस स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना हमें है, वो हमारा कर्तव्य है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भर लिया और फिर एक बार फीस दे दिया पेरेंट्स ने और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। होना ये चाहिए कि बच्चा एक बार आ गया है तो हमारी जिम्मेवारी है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि कोटा में हम उसका ख्याल रखेंगे शुरू से लेके उसकी जर्नी के एंड तक। वो कुछ एक अच्छा इंसान बनेगा, एक बेहतर इंसान बनेगा और कुछ कर भी जाएगा। वो दोनों बातें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि इस तरह के केसेस जो कोटा में कई बार आते हैं वो ना आए। सही बात, राइट। तो सर एक आपने बहुत अच्छा अभी बोला कि जो आपका बंसल क्लासेस का ही हमारा जो एटीपी स्टार 2.0 वर्जन है, तो यहाँ पे क्या कोचिंग में कंपटीशन है, वो हम सबको पता है। आप उसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं कि है नहीं एटीपी स्टार का कंपटीशन अभी? देखिए, बिजनेस वाइज अगर हम बात करें तो कंपटीशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो मुझे रियलाइजेशन हुआ है सबसे बड़ा वो होता है कि हमारा कंपटीशन हमेशा खुद से ही होता है। ओके। हम दूसरों को देख के इनफैक्ट और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, राइट। तो कंपटीशन होता है, ये सच है, ट्रू है, लेकिन अगर आप खुद ही बेहतर कर रहे हो अपने आप को हर रोज, तो आई थिंक आप सबसे फास्टेस्ट मूव करोगे नेचुरली, और आपका किसी से कंपटीशन नहीं होगा। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा खुद से कॉम्पीट करें, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इतना फास्ट मूव करेंगे कि कोई कंपटीशन आपको इनफैक्ट टच भी नहीं कर पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। और जब आप ज्यादा सोचेंगे कंपटीशन के बारे में कि कौन क्या कर रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट, कि ये प्लेयर आ गया, अब ये आ गया, अब ये नई कोचिंग है, ऐसा ऐसा, अगर आप उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप अपना काम तो करेंगे नहीं। इट्स लाइक आप रोड पे चल रहे हैं और वो एक्सप्रेस वे है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे आपकी स्पीड चल रही है 140 की, और आप इधर उधर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, भयंकर, और शायद आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द वे आई बिलीव इन दैट कंपटीशन, यस इट इज देयर, you have to think properly, you have to strategize properly, but the main thing is you have to focus on yourself. You have to focus on yourself, you have to work hard. Yes. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कोटा में ऐसी कोचिंग्स आ रही हैं, नई आ रही हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन आ चुकी हैं अब, जो बहुत कम में पढ़ा भी रही है, तो आपका उनके साथ कंपटीशन है, आप अप्रिशिएट करते हैं उनको? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अप्रिशिएट करता हूं मैं इस बात को कि जितना सस्ते में बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा है, शिक्षा हमारे पूरे देश में, हमारे कल्चर में शिक्षा ऐसे मानी जाती है और है भी ऐसा कि एक बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसको कमर्शियल बहुत ज्यादा करना इज नॉट गुड, है ना। शिक्षा का जो व्यापार है बहुत ज्यादा, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। एटीपी स्टार इनफैक्ट जो हमने क्लासरूम से पहले ऑनलाइन जो किया, बच्चों को फ्री में आज भी पढ़ाते हैं, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, और तो करना चाहिए बिल्कुल, जितना सस्ता पढ़ा सकते हैं पढ़ाना चाहिए। लेकिन बस इसमें मेरा एस्पेक्ट एक और है कि बच्चों को सिर्फ सस्ते की बात नहीं है, बच्चों को क्वालिटी चाहिए, यानी बच्चों को ऐसा कंटेंट चाहिए, इस तरह का माहौल चाहिए जो सिंसियर है। जैसे बच्चा आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहा है, आप जानते हो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाखों बच्चे उस एग्जाम को देते हैं, तो उसके लिए आपका माइंडसेट सिंसियर होना बहुत जरूरी है। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सिंसियर होना बहुत जरूरी है। तो उस चीज के लिए मेरा मानना यह है कि जो भी ऐसी कोचिंग्स हैं वो उस तरह का पर्याप्त माहौल कई बार बच्चों को प्रोवाइड नहीं करती हैं। वो सिंपली बस सस्ता है, हमारा सस्ता है। बच्चों को सिर्फ सस्ते से नहीं जरूरत है, इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड, पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी फर्स्ट। सो वो मैं कहना चाहूंगा कि वो जरूरी है, चाहे वो इवन जो बहुत कॉस्टली है रिलेटिवली, वो आज नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि उन्होंने काफी साल तक एक ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड की है बच्चों को। मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूं जो जिनका महंगा है पर वो बच्चों को कुछ अच्छा देते हैं, तभी वो आज स्टैंड करते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट फी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। सर अभी आपको पता होगा अमन धत्रवाल और पीडब्ल्यू की कंट्रोवर्सी हो गई थी बीच में, टीचर्स लेकर जाने की, तो हमारे कोटा में शायद नॉर्मल चीजें हैं, ये होता रहता है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट है कि सही है टीचर्स लेकर जाना या नहीं है कि हमें स्टक रहना चाहिए? ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस बात के, इसमें हम लगभग 1 घंटा तक डिस्कशन कर सकते हैं,
कि कहाँ किस कंट्रोवर्सी में क्या कौन टीचर्स ले गया, क्या होता है। मेरा मानना है जो भी होना चाहिए बच्चों की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर बच्चों की भलाई के लिए कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, हो रहा है, तो वो सही है। अब उसमें टीचर्स को खुद को मेरा मानना है कि एथिकल रहना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए। बच्चों का सिलेबस जितना कवर करा सकते हैं कराना चाहिए। एक सेशन में बच्चों का फ्लो भी जो है ना वो ब्रेक हो जाता है अगर बीच में टीचर जाता है, तो वो बच्चों के लिए काफी दुखदाई हो जाता है। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो टीचर्स का ख्याल रखें। उनको सिंपली एक कमोडिटी ना माने, उनको सिर्फ एक Employee ना माने। यस, सिंपली बस ये ना माने कि भाई वो बस एक बच्चों को ले आए या बच्चों को पढ़ाएं, बस सिर्फ इतना सा काम नहीं है उनका। तो टीचर्स को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, टीचर्स को एथिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक क्लियर डिटेल में बात बताना चाहूंगा। मैंने कोटा इतने साल पढ़ाया है सर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं सीन जो कभी बच्चों के बारे में बात ही नहीं करते। आप उनका डिस्कशन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको काफी इससे शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिंपली थड़ी होती है, थड़ी आप जानते हो, यहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं। उनके डिस्कशंस मैं आपको बता देता हूँ, खुल के बताना चाहूंगा। उनके डिस्कशंस ज्यादातर के होते हैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर मैं खुल के बताऊंगा। ज्यादातर के बहुतों के डिस्कशंस यही होते हैं कि किसका सैलरी पैकेज कितना है, कैसे मेरा ज्यादा हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ इस तरीके से ताकि मेरी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग रहे, है ना। वो इंस्टीट्यूट पॉलिटिक्स के बारे में बातें होती है। बच्चों के बारे में बहुत कम लोग हैं बात करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कोई करता ही नहीं है, करते हैं। देयर आर टीचर्स जो जिनका पूरा फोकस ही बच्चों को पढ़ाने पे है, जो बिल्कुल दिल से काम करते हैं। बाकी लोग दिल से करते होंगे तभी तो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी कंसर्न होता है खुद का पैसा, खुद का ग्रोथ। उस चीज से मेरा मानना है कि टीचर्स को उठना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आज नहीं तो कल ये चीज खत्म हो जाएगी। मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये लंबे समय तक ये चीज नहीं चल पाएगी। जो टीचर, जो इंस्टीट्यूट सही में बच्चे के भले के लिए सोचेगा, वही आगे सरवाइव करेगा और वही सबके लिए अच्छा भी है। तो टीचर्स को बदलना होगा, इंस्टीट्यूट्स को भी बदलना होगा। इंस्टीट्यूट्स को बच्चों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। एक बात बोली भी जाती थी कई इंस्टीट्यूट्स में कि टॉप रैंकर्स आर द मेन थिंग, उसके बाद बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं दे आर बैंकर्स, राइट। तो वो ट्रीट करना खत्म करना पड़ेगा। तो ये बदलाव हो रहा है। हम उसी एटीपी स्टार बिलीव इन दैट बदलाव इटसेल्फ, वी बिलीव इन सच चेंज एंड ये बदलाव आना चाहिए। ये पुरानी भेड़चाल खत्म होनी चाहिए इंस्टीट्यूट्स की। ये एडमिशंस के लिए जो हर साल की एडमिशंस ओपन ओपन ओपन, लाइक जो कल्चर चल रहा है कि जस्ट एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, नहीं। हर इंस्टीट्यूट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के लिए जी। और हर शिक्षक का एक दायित्व होना चाहिए कि कुछ अच्छी शिक्षाएं बच्चों को दे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे, राइट। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। दूसरा एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ सारी बातें। ये पॉडकास्ट इसलिए बनाया गया है कि हम कुछ छुपाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। फन ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं एक एस्पेक्ट को टच करना चाहूंगा कि क्लास में फन ह्यूमर बहुत जरूरी है। उससे बच्चों में इंटरेक्टिवनेस आती है, मजा भी आता है। लेकिन ये फन और ह्यूमर कब फूहड़पंती में चला जाता है, उसका एक जो बैरियर है, जो एक हल्की थिन लाइन है, वो मेंटेन रखनी चाहिए। एक टीचर को अपना तहजीब मेंटेन रखनी चाहिए। मैंने देखा है रिसेंट कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, वो व्यूज को पाने के लिए कुछ भी फूहड़ता अपनाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप सोचिए, क्लास में चश्मा लगा के आ जाते हैं, क्लास में काला चश्मा लगा के क्या मिलता है, ये क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, ये क्या कल्चर है। आप सोचिए क्या दिखा रहे हैं, यानी वो शो ऑफ दिखा रहे हैं बच्चों को, है ना। आप समझ रहे हैं। तो यानी चीजें दिखावटी बहुत ज्यादा हो रही हैं। गाना बजाना एक लिमिट तक फन इज ओके, लेकिन वहीं पे अगर फुहड़ता आ जाती है तो वो बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेकर जाती है, बच्चे उससे गलत अटैच होते हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये चीजें ना अपनाएं। जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी टीचर्स इस रास्ते पे हैं, उस रास्ते से अलग हो जाएं और बच्चे को सही मार्गदर्शन दें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे टीचर्स आजकल इसी कारण व्यूज को पाने के लिए सूडो मोटिवेशन भी देते हैं। सूडो मोटिवेशन का मतलब आग लगा दो, जान लगा दो, ये तुम्हें करना ही होगा, तपना होगा। मेरा मानना है आप प्रैक्टिकली अस्त्र शस्त्र बच्चे को बताओ, किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो। एक हल्का फुल्का ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हल्का फुल्का झूठा संदेश देने से काम नहीं चलेगा। हमको बच्चों को काबिल बनाना पड़ेगा।
अस्त्र शस्त्र देने पड़ेंगे, रियल गाइडेंस चाहिए बच्चों को। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जो मैं देखता हूँ काफी जगह मिसिंग है। वो गहराई थोड़ी मिसिंग है, बच्चों के लिए रियल कंसर्न थोड़ा मिसिंग लगता है मुझे। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, शायद ये बहुत बच्चों को नहीं पता है कि सर का यूपीएससी भी क्लियर हो चुका है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर है। तो सर ये शायद आपने बताया पहले कहीं? हाँ बिल्कुल बताया है, ये मैंने एक स्टोरी हमारा एटीपी स्टार कोटा चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है, यूपीएससी स्टोरी। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं पढ़ा रहा था उस समय पे, मेरी रोज 4 क्लासेस होती थी, लगभग 8 घंटे का वर्किंग तो होता ही था, प्लस टीचर्स में कंपटीशन भी आप जानते ही हो, तो अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए आपको काफी पढ़ना भी पड़ता है। तो पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, तो रोज 4-5 घंटे मैं उसमें लगाता था, क्लासेस के बीच में मैं। तो ये एनर्जी भगवान से मिली, मतलब मैं क्या करता था, इट्स नॉट जस्ट मी कि मैं कर रहा हूँ, ये एनर्जी ऊपर से ही आती है, नहीं तो आप कर कैसे सकते हो? आप खुद ही सोचिए, इतना समय लगाने के बाद आप करोगे कैसे? आपकी क्लासेस भी हैं, 8 घंटा ये है, कैसे करोगे? तो उसके साथ साथ हिम्मत हुई, मेहनत हुई। केमिस्ट्री था मेरा ऑप्शनल, तो केमिस्ट्री में इतने साल से पढ़ा ही रहा था, तो बस फिर उससे हिम्मत मिल गई। सर मैं अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करूंगा कि कोटा में सुसाइड बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कोटा में कचौरी फेमस है, कोचिंग फेमस है, तो साथ साथ सुसाइड भी कहीं ना कहीं कोटा को नेगेटिव वे में लेके जाता है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है, आपका क्या पॉइंट है? देखिए, इसमें फंडामेंटल रीजन इसी बात का है कि बच्चों को ना बहुत बार पोलराइज कर दिया जाता है, झूठा एक तरह से उनको बहकावा मिल जाता है कि हम सभी बच्चे को आईआईटी या नीट में क्रैक करा सकते हैं। सभी बच्चे आईआईटी और मेडिकल के लिए बने ही नहीं है। पहली बात तो ये है, सब बच्चों में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है। अब वो टैलेंट अगर बच्चे का मान लीजिए आर्ट्स की तरफ है, या उसका कॉमर्स की तरफ है, या किसी और दिशा में है, और उसको अगर जबरदस्ती आईआईटी या नीट की तैयारी कराई जाएगी, तो वो आज नहीं तो कल डिप्रेशन में जाएगा ही। बिल्कुल। तो कोचिंग ऐसे बच्चों को सेलेक्ट क्यों करती है? ये कोचिंग का प्रॉब्लम है, ये कोचिंग की गलती है। क्यों एडमिशन देते हैं उनको? पहले उनका प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता? एक वक्त था जब बंसल क्लासेस और सब लोग टेस्ट लेते थे, टेस्ट होता, और हम लोग भी अब बच्चों का इस तरह से टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। ओके। वी आर स्टार्टिंग दिस। हम सुपर 80 टाइप से एक बैच में 80 बच्चों को लेने का प्लान कर रहे हैं इस बार। तो सबको सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, हमको दिखेगा जिसमें अभी आईआईटी नीट की काबिलियत नहीं है, उस बच्चों को एडमिशन देने का फायदा नहीं है। पैसा भी वेस्ट होगा, कल को पेरेंट्स का पैसा वेस्ट होता है, बच्चा डिमोटिवेट होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो भी तो प्रेशर करेगा ना कि भाई इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया। तो ये कोचिंग की जिम्मेवारी है, और कोचिंग्स की गलती है ये, मैं साफ बोलना चाहूंगा, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की गलती है ये। उनका बहुत बड़ा व्यापार इससे जुड़ा हुआ है। ये बताइए आप, लाखों बच्चा एक कोचिंग में पढ़ रहा है, क्या लाखों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता ना, चंद हजारों का होता है। बिल्कुल। तो बात सिर्फ इतनी है कि कम से कम बाकी बच्चे जो हैं, जो चंद हजारों के अलावा हैं, क्या उनको कोई रास्ता दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। या तो आप लो बच्चों को एडमिशन लो, लेकिन उनको रास्ता तो दिखाओ एक बार कि भाई तुम्हारा यहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। उनको इस तरीके से बताया जाता है कि तुमने अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये गलत है। तो ये शुरू से ही इसमें ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, इसमें सच्चाई आनी चाहिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेवारी है, मेरा मानना है ये बहुत गलत होता है इस तरीके से। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब बच्चा यहाँ पे आता है उसकी एज है 16 to 18-20 है ना, और ये एज बहुत हार्मोनल चेंजेस बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो एक रिलेशनशिप में जाना, क्रश बनना, ये बहुत आम बात है। तो यहाँ पर उस चीज को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होंगी तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। मेरा मानना ये है कि अगर लक्ष्य हमारा बहुत ही क्लियर है ना, इंटरनल है, जैसे मान लीजिए बच्चे को आईआईटी नीट करना ही नहीं था और वो आ गया कोटा, तो वो तो डिस्ट्रैक्ट होना उसका जायज है। वो गेमिंग में या रिलेशनशिप में या किसी ना किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट होगा ही, उसको रोक ही नहीं पाओगे। दूसरा बच्चा हुआ जिसका लक्ष्य बहुत स्ट्रांग है, वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इन्फ्लुएंस में हो जाए। पहली चीज तो ऐसे बच्चों को एनवायरनमेंट सही रखना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए जिनका दिमाग में यही चल रहा है। एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर लक्ष्य स्ट्रांग है, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, सही समय पे सोता है, सही समय पे जागता है, एक्सरसाइज करता है, तो नेचुरली वो सब थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। ये जो हार्मोनल चेंजेस इस समय ज्यादा रहते हैं, हम विचलित बहुत जल्दी होते हैं, मोटिवेट या डिमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं, इमोशनली हमें प्यार भी जल्दी आता है, तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो ये समय हमें थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लक्ष्य है ना, कि हम करना क्यों चाहते हैं। जो भी बच्चा कोटा आना चाहता है उसको मैं बोलना चाहूंगा कि उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों, वाई दे वॉन्ट टू बी एन आईआईटीएन और वाई दे वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई और मेडिकल, क्यों करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जो आपने बहुत ओपनली बात की अपने वीडियोस में भी, कि अभी हार्मोनल चेंजेस के शायद इंटरनेट सबको अवेलेबल है, और बच्चे कुछ वीडियोस देख लेते हैं या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उससे कैसे उभर करके आए? देखिए,
बात यही है, इसके कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। अब ज्ञान देने में तो बहुत सारी चीजें हैं कि फोन मत यूज करो, ये मत करो, प्रैक्टिकल बात बताऊंगा मैं। इसका तरीका होता है कि थोड़ा सात्विक डायरेक्शन में हमें जाना होता है। 3 तरह के गुण होते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है रजोगुण, एक होता है तामसिक प्रवृत्ति, राइट। तो जो ये सारे वीडियोस देखना हो गया या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तमस में आती है। इवन नॉनवेज खाना भी तमस में आता है। सात्विक अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बेटर करेंगे। सात्विक रहने के लिए देयर आर सो मेनी वेज। फूड सही होना चाहिए, काफी चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी उसका अस्त्र शस्त्र है मंत्रा। मंत्रास जो अपने हैं, जो हिस्टोरिकली, वो बहुत पावरफुल होते हैं। दे विल टेक केयर ऑफ अस, राइट। मुझे खुद को बहुत हेल्प किया उन्होंने माइंड को फ्री रखने में। तो देयर आर मेनी मंत्रास जो अगर आप बैकग्राउंड में रन करते हो या चैंट करते हो, जैसे कि गायत्री मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, इनकी अगर आप खुद चैंटिंग करते हो और प्रेयर करते हो, आप किसी और रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो आप वहां पे भी जो चैंटिंग होती है या कुछ भी होता है वो कर सकते हैं। तो ये मंत्रास बहुत पावरफुल होते हैं। अगर इनका हम बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते हैं के फॉर्म में चलाते हैं, खासतौर पे जो कुछ ऐसे हमारे संत हैं जिनकी आवाज में अगर ऐसा है, तो उनकी आवाज में इतनी पावरफुल है क्योंकि उनका उच्चारण बहुत ही प्योर है। ये मान लीजिए हमारे मन को बहुत शांत कर देता है। तो दैट इज द ट्रू वे, रास्ता जिसकी हेल्प से हम लोग शांत रह सकते हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र बताऊंगा क्योंकि ज्ञान बोलने में बहुत आसान है, बच्चों ये मत करो, ये मत करो, ये वीडियो मत देखना, रिलेशन में मत पढ़ना, ये तो हमें भी पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कैसे उसको सही करें, उसका मैंने थोड़ा रास्ता बताया, प्रैक्टिकल तरीका बताया। सर, आपका मतलब जो आध्यात्म को लेकर के क्या मानना है? पढ़ाई और आध्यात्म एक साथ कोचिंग में आकर कितना टाइम मिल पाता है क्या हमको? सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा सही से एक्सरसाइज करता है और सिंपली अगर ये एक सिंपल काम करता है, जस्ट मंत्र उच्चारण करे, सिर्फ इतना ही करे, इसी में ही जो भी उसके अंदर आत्मशक्ति होगी उसकी जागृत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही काफी है, यही इतना पावरफुल है, उसको कुछ और करना ही नहीं है। वो सारा दिन पढ़ाई करेगा ना, मंत्र बैकग्राउंड में चल भी रहे होंगे, उसकी पढ़ाई पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, इवन उसका मन शांत रहेगा, वो इतना काम करेगा, उसकी ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत हम सब लोगों के साथ क्या होती है, नॉट जस्ट स्टूडेंट, सभी के साथ, हम सोचते बहुत है, काम कम करते हैं। तो उसका सोल्यूशन है ये। तो आध्यात्म में जुड़ा हुआ है, अध्यात्म तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लाइफ का इवन मेन फंक्शन ही ये है टू रियलाइज हु वी आर, राइट। तो ये सब जरिया है, इवन पढ़ाई करना, कोचिंग जाना, इसके बाद आईआईटी करना, नीट करना या कुछ और करना, ये सब रास्ता है, ये सब पाथवे है उस मंजिल तक पहुंचने का। तो असल पाथवे तो वही है जिसके बारे में आपने बात करी है, लेकिन ये एक जरिया है, ये हमारी डिजायर्स है, हमें आईआईटी में जाना है, हमें नीट करना है, हमें पैसा कमाना है, करो इन डिजायर्स को पूरा करो, लेकिन इसके चक्कर में अपनी जिंदगी को मत खो दो। हर लम्हा जो जा रहा है इसको मत खो दो, हमेशा फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट को मत खो दो। यही बोलना चाहूंगा। तो आध्यात्म से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, वही है जो है, बाकी सब तो सॉर्ट ऑफ इन द सेंस मिथ्या है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, वो तो अब क्या बताएं इस बारे में। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एटीपी स्टार अभी नीट और जेईई के लेकर है, क्या आप सोच रहे हैं ऐसा कि कॉमर्स और आर्ट्स में हम लेकर जाएंगे? नहीं, अभी हमारा पूर्ण फोकस आईआईटी जेईई और नीट के लिए है। इसी में हम स्टूडेंट्स को पहले बहुत अच्छे से जो हम बोल रहे हैं वो हम लगातार सालों साल बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें हम एक लेवल अचीव करते हैं और हमें लगता है कि भगवान की तरफ से इंडिकेशन आया है कि ये सर्विसेज हम डिफरेंट फील्ड में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तब हम उसको एक्सपेंड करेंगे, बस। तो सर, मतलब अभी आपके 5 साल के क्या गोल्स हैं एटीपी स्टार? देखिए, 5 साल बहुत बड़ा होराइजन है। हमारा फंडामेंटल गोल ये है कि जो कोचिंग्स या एजुकेशन सिस्टम में जो गैप्स हैं उनको हम फिल करना चाहते हैं। मुझे कोचिंग सिस्टम में खासतौर पे बहुत बड़ा गैप लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए पेरेंट्स के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, वो दायित्व पूरा होना चाहिए। तो वो मुझे मिसिंग लगता है। हम हर स्टूडेंट तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं। तो बस पर्पस यही है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात हम पहुंचा पाए या हमारे अलावा कोई और भी पहुंचा पाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हमारा मिशन जो है वो पूरा होना चाहिए। जैसे पहला एक मिशन था हमारा अभी तक जो था, वो ये था कि कोटा लेवल का क्वालिटी कंटेंट बच्चों तक पहुंचे। आज वो काफी हद तक पूरा हो गया है। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट हमने भी डाला, हमारे अलावा भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत भला काम किया कि बच्चों तक आज कंटेंट अवेलेबल है। आज कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है। भाई, सब कुछ अवेलेबल है, तो ये झूठ नहीं चलेगा। तो ये कितनी अच्छी चीज हो गई जो पहले नहीं थी। पहले एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी, अब ये उससे नेक्स्ट लेवल है कि अब
जो पेरेंट या जो भी बच्चा चाहता है, जाता है किसी कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। वो चेंज, बदलाव मैं चाहता हूं, वो जितने कोचिंग्स के द्वारा आए उतना अच्छा। मैं तो सभी को बोलूंगा कि सभी यही करें, सभी में यही होना चाहिए, चाहे एटीपी स्टार से हो या ना हो, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे अलावा भी सबके थ्रू अगर ये बच्चों तक पहुंचे, हम तो ये चाहते हैं। हमारा पर्पस सब बच्चों तक ये पहुंचाना है, नॉट जस्ट कि हम ही पहुंचाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो सर आप आईआईटी रुड़की से हैं, तो ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अपनी पूरी बताइए आईआईटी रुड़की में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आईआईटी रुड़की में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। पहली चीज तो जब आप फिल्टर होके आईआईटी को क्रैक करके जब आईआईटी में जाते हो, तो सारे के सारे बच्चे मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। मतलब इन द सेंस मेंटली स्ट्रांग का क्या बोलूं कि उनके थॉट प्रोसेस काफी इवॉल्व होते हैं, ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग डायमेंशंस में जाते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। हमारे सीनियर्स कुछ और कर रहे होते हैं, तो आपको एक्सपोजर बहुत अमेजिंग मिलता है। द बेस्ट थिंग यू गेट एट आईआईटीज इज एक्सपोजर। दूसरा, आपको करियर का पता होता है कि यार करियर तो मेरा ठीक ही रहेगा, एटलीस्ट मेरी जॉब तो ठीक ठाक लगी जाएगी, तो आप उसके बियॉन्ड सोचते हो। सबसे बड़ी बात ये आईआईटीज में आती है। मैं कई बार वीडियोस भी बनाता हूँ, क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि बहुत सारे फाउंडर्स जो है वो आईआईटी से हैं। कमेंट आ जाते हैं जो आईआईटी से नहीं होते उस पे कि सर आईआईटी से इसीलिए बोल रहे हैं, या कोटा के टीचर ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं। पर ये ट्रुथ है, सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स या एटलीस्ट मेजोरिटी, मतलब बहुत सारे फाउंडर्स आईआईटी से हैं। कोटा के जो है, कोटा के अलावा भी आईआईटी, नॉट जस्ट कोटा, ओवरऑल ही देश भर में जो मेनली फाउंडर्स हैं, मेजोरिटी, मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम आईआईटीज। रीजन क्या है? रीजन इज एनवायरमेंट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बाकी सब कुछ नहीं कर सकते, बाकी भी कर सकते हैं, करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल व्हिच आर नॉट फ्रॉम आईआईटीज एंड दे आर डूइंग ग्रेट। पर आईआईटीज में वो रेशियो बहुत ज्यादा है, राइट? आईआईटीज में वो सक्सेस का जो रेशियो है, जो बिलियन डॉलर कंपनीज बनती हैं, जो उसके अलावा देश के लिए भी जो अच्छा करते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग आईआईटी से निकलते हैं। तो आईआईटीज गिव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सारी तरह का एक्सपीरियंस मिलता है वहां पे। हॉबीज क्लब हैं बहुत सारे, आपको डांसिंग करना है, आपको म्यूजिक में जाना है, सिंगिंग करना है, आपको कुछ भी करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर तरह का आपकी ग्रूमिंग के लिए फैसिलिटीज आईआईटीज में अवेलेबल रहती हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको कुछ भी करना है, उसकी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल आपके लिए हैं। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इफ यू लाइक आईआईटी में जा सको तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी। यस सर, ये तो वैसे तो जो आपने भी बताया ये काफी है एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बट आखिरी अगर आप बच्चों को बोलना चाहो कि वो कैसे इंस्पायर है, मोटिवेट रहे कि वो पढ़ाई करते रहें कोटा? देखिए, जो भी बच्चे हैं अगर वो मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आध्यात्म से जुड़े, वो मंत्र उच्चारण करें, खुद से मिले, सबसे पहली बात मेडिटेशन सीखें। और अगर आपका ये अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें, रात को सही समय पे सोएं, सही समय पे जागें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अगर वो अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रखेंगे, पूरे माइंड को बैलेंस रखेंगे, अगर वो सही संगति में रहेंगे, अगर ये 3-4 बातों का ही अगर वो ख्याल रखते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, इन सब बातों का अगर वो ख्याल रखते हैं, तो उनको ये सवाल ही नहीं आएगा जो आपने पूछा है कि कैसे मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि हर समय उनके पास ये मान लीजिए कॉस्मिक पावर, वो डिवाइन पावर उनके साथ हमेशा रहेगी, एंड दे विल डू व्हाटएवर दे आर मेंट टू डू। दे डोंट हैव टू थिंक कि मुझे मोटिवेटेड रहना है या मैं काम करने जा रहा हूं। दे विल डू इट, दे विल जस्ट डू इट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच हमें इतना टाइम देने के लिए। आज 14 जनवरी है, आज फेस्टिवल है, तो भी सर ने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, या वेलकम। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, एंड कीप डूइंग ग्रेट। एंड बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी करें, मतलब डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स। अभी वीडियो पे कितना व्यूज आता है उस पर मत सोचिए आप, है ना, क्या रहेगा, किससे फायदा निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब मैंने जब ये वीडियो बनाया या ये आपके साथ सेशन ले कर रहा हूं मैं, मेरा ये पर्पस इतना नहीं हो रहा है कि चैनल आपका कितना बड़ा है, कितना नहीं है, उस पर अगर मैं जजमेंट पे जाता तो मैं टाइम देता ही नहीं। मेरा वो पर्पस ही नहीं है। मेरा पर्पस है बच्चों तक कुछ अच्छा करना, आपके लिए कुछ अच्छा करना, सबके लिए कुछ अच्छा करना। सो आप भी वैसे ही सोचें, हमेशा उसी ग्राउंड पे रह के आप अच्छा करें। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, मेहनत कर रहे हो आप, और आप बहुत आगे जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है आपके साथ, है ना। और एटीपी स्टार के साथ भी आप हमेशा रहिए, है ना। जस्ट कीप इन टच विद अस एज वेल। एंड बच्चों, आप सब भी बहुत अच्छा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।